हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आज की वीडियो है ऐसे 3 एस्ट्रोनॉट्स के बारे में जिनको हर चीज ने मारने की कोशिश करी। उनके पास खाना नहीं था, उनके पास पानी नहीं था, उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, उनकी मशीनें काम नहीं कर रही थी, लेकिन वो लड़े, अपने परिवारों को वापस देखने के लिए लड़े। उन्होंने ये ठान लिया कि अगर मरना है तो बिना लड़े नहीं मरेंगे। आइए जानते हैं मानव इतिहास में घटी हुई ऐसी घटना जो शायद दोबारा ना घटे। बात है 13 अप्रैल 1970 की। एक रॉकेट मून की तरफ उड़ता है जिसमें जिम लोवेल, जैक स्विगर्ट और फ्रेड हेज नाम के 3 एस्ट्रोनॉट कमांड सेंटर के साथ मस्ती मजाक करते हुए मून की तरफ बढ़ रहे थे। जिनमें से जिम लोवेल और फ्रेड हेज वो 2 एस्ट्रोनॉट थे जो चांद की धरती पर चलने वाले 5वें और 6ठे इंसान बनते। पहले 55 घंटे सब कुछ इतना स्मूथ चला कि मिशन कंट्रोल में बैठे हुए लोग एस्ट्रोनॉट्स के साथ मजाक में कह रहे थे कि यार तुम्हारा मिशन तो बहुत बोरिंग है, इसमें कुछ भी एडवेंचर नहीं है। पर उन्हें कहाँ पता था कि अब जो होने वाला है वो सब कुछ बदल के रख देगा। थोड़ी देर बाद कमांड सेंटर की रेडियो पे सुनाई आता है, ह्यूस्टन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि अब तीनों एस्ट्रोनॉट अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। उनका तबाह हुआ स्पेसशिप किसी भी पल उनके ताबूत में बदलने वाला था। जैसे ही ये खबर अखबारों और प्रिंट मीडिया तक पहुंची, सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या ये एस्ट्रोनॉट अपने घर धरती पर वापस जिंदा लौट पाएंगे? स्पेस इतिहास में हुई दुर्घटनाओं में से ये एक ऐसी जबरदस्त कहानी है जिसका कोई मुकाबला नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अपोलो 13 पर पूरी दुनिया की नजर होगी, जबकि सच ये था कि किसी को पता भी नहीं था कि अपोलो 13 मिशन हो रहा है। किसी को भी इसकी कवरेज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसको एक सिंगल न्यूज चैनल ने भी कवर नहीं किया था, जिसका कारण था ये 5वां मैन्ड मून मिशन था और ये क्रू तीसरा ऐसा क्रू था जो चांद की धरती पर पैर रखने वाला था, जो उस समय साधारण सी चीज थी। वो बात अलग है कि आज के समय ये कॉमन चीज नहीं है। अपोलो 13 स्पेस क्राफ्ट में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उनका स्पेस क्राफ्ट बुरी तरह से हिल रहा था, चारों तरफ वार्निंग लाइट जल रही थी, उनके सारे सिस्टम एक एक करके ठप हो रहे थे। एस्ट्रोनॉट को ऐसा लगा जैसे कोई मीटियोर उनसे टकरा गया हो, जबकि सच ये था कि एक तार में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से शिप के अंदर ऑक्सीजन बनाने वाला सिस्टम ब्लास्ट कर जाता है। अब समस्या ये थी कि ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने के लिए ही नहीं बल्कि स्पेस क्राफ्ट को चलाने के लिए भी चाहिए थी। स्पेसशिप को उसकी पावर 3 इलेक्ट्रोकेमिकल फ्यूल सेल से मिलती थी, जिनको चलाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से पावर बनाई जा रही थी। इशारा बिल्कुल साफ था, बिना ऑक्सीजन के फ्यूल सेल काम नहीं करेंगे और बिना फ्यूल सेल के कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी और बिना इलेक्ट्रिसिटी के कमांड मॉड्यूल में कोई भी चीज काम नहीं करेगी। एक्सप्लोजन से पहले अपोलो 13 का क्रू तेजी से मून की तरफ जाते हुए इतिहास बनाने की तरफ बढ़ रहा था और एक्सप्लोजन के बाद शुरू होती है जिंदा रहने की जद्दोजहद। तो अब आती है पहली समस्या कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन कैसे बनाएं। अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट 3 टुकड़ों में बटा हुआ था, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। ये बात तो तय थी कि बिना ऑक्सीजन के कमांड मॉड्यूल काम नहीं करेगा और सर्विस मॉड्यूल में अभी अभी धमाका हुआ था, तो सर्विस मॉड्यूल से भी कोई उम्मीद नहीं थी। अब सिर्फ बचा था लूनर मॉड्यूल, यानी एक ऐसा मॉड्यूल जो अपोलो 13 के क्रू को मून पर लैंड कराता। अब उसका एक ही मिशन था, किसी तरह से ज्यादा समय के लिए इस क्रू को जिंदा रखना, जिसके लिए वो बनाया ही नहीं गया था। इसका मतलब ये था कि अपोलो 13 के क्रू को लूनर मॉड्यूल को मॉडिफाई करके अपने जिंदा रहने लायक बनाना था, वो भी सीमित समय के अंदर। लूनर मॉड्यूल के अंदर बड़ी मुश्किल से 3 आदमी फिट आ सकते थे, उसके अंदर बैठने की भी जगह नहीं थी। लेकिन एक अच्छी खबर जो थी वो ये कि लूनर मॉड्यूल अपने आप में सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास अपनी बिजली, अपना पानी और ऑक्सीजन बनाने की भी क्षमता थी, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया था। अब लूनर मॉड्यूल के अंदर जाने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को 2 जरूरी काम करने थे। पहला, सर्विस मॉड्यूल की पावर को पूरी तरह से बंद करना ताकि कोई और धमाका ना हो जाए। दूसरा, कमांड मॉड्यूल से सारा नेविगेशन का डाटा लूनर मॉड्यूल के अंदर फिट करना ताकि वो किसी तरह से उसका इस्तेमाल करके धरती तक वापस पहुंच पाए। अब नेविगेशन डाटा को ट्रांसफर करने में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। जिस कंप्यूटर से ये नेविगेशन का डाटा निकाला जा रहा था वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करता था। इसका मतलब ये हुआ कि अब एस्ट्रोनॉट को कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल अलजेब्रा का इस्तेमाल करके सारे डाटा को कन्वर्ट करके लूनर मॉड्यूल के अंदर फिट करना था, जिसमें एक जरा सी भी गलती स्पेस में उनकी मौत का कारण बन सकती थी। इसे आप बिल्कुल ऐसे समझे जैसे आपको कैलकुलस का एक सवाल दे दिया जाए, लेकिन उस सवाल को करते हुए आपके सर पे एक बंदूक तान दी जाए कि अगर सवाल गलत हुआ तो ट्रिगर दब जाएगा। बिल्कुल यही टेंशन एस्ट्रोनॉट लोवेल ने फेस की थी, लेकिन किस्मत से ये काम उन्होंने कर दिखाया। लेकिन जिंदा रहने का ये तो पहला इम्तिहान था, अभी और मुसीबतें आनी बाकी थी। देखिए, ये स्पेस मॉड्यूल लगातार धरती से दूर जाता जा रहा था। अब जाहिर सी बात है, इसे वापस धरती की तरफ मोड़ने के लिए थ्रस्टर्स को फायर करके कोर्स करेक्शन करना था, लेकिन थ्रस्टर्स तो सर्विस मॉड्यूल में लगे थे और सर्विस मॉड्यूल पूरी तरह से डैमेज था। तो अगर
किसी तरह से थ्रस्टर्स को वापस चालू भी कर दिया जाता तो इसकी क्या गारंटी थी कि एक और धमाका ना होगा, और अगर इस बार धमाका होता तो पूरा स्पेसशिप उड़ जाता। पर एस्ट्रोनॉट्स के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन उन्होंने डिसाइड करा कि वो थ्रस्टर्स को फायर नहीं करेंगे। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे का कारण समझो। देखिए, स्पेसशिप में सिर्फ सर्विस मॉड्यूल ही अकेला ऐसा नहीं था जिसके पास थ्रस्टर थे, बल्कि लैंडर के पास भी थ्रस्टर थे। मून लैंडर के अंदर एक छोटा थ्रस्टर लगाया गया था ताकि जब लैंडर मून की तरफ बढ़ेगा तो उसकी रफ्तार को घटाने के लिए थ्रस्टर्स को फायर करना था। और अब लैंडर में लगे हुए थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट ये उम्मीद करने जा रहे थे कि वो शायद अपने घर लौट पाएंगे। पर इसमें भी एक समस्या थी, वो ये कि लैंडर मॉड्यूल का थ्रस्टर इतना पावरफुल नहीं था कि वो स्पेसशिप को घुमा सके और धरती की तरफ मोड़ सके, लेकिन उसमें इतनी क्षमता जरूर थी कि अगर एस्ट्रोनॉट मून का चक्कर लगाएं, यानी एक ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट ले लें, तो ये थ्रस्टर उनके मॉड्यूल को धरती की री एंट्री ट्रेजेक्ट्री में फिट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब एस्ट्रोनॉट को अपने लैंडर में बैठकर मून का पूरा चक्कर लगाना था और वापस धरती की तरफ आना था, वो भी हड्डी जमा देने वाले ठंडे तापमान पर, बिना पानी के और सीमित ऑक्सीजन के साथ। अब अपोलो का क्रू चांद की फार साइड पर पहुंच गया था और वो 34 सेकंड के लिए अपने थ्रस्टर को फायर करते हैं, जिससे उनका लूनर मॉड्यूल चांद का चक्कर लगाते हुए वापस धरती की री एंट्री ट्रेजेक्ट्री में आ जाता है। इस बार थ्रस्टर को दोबारा फायर करके लूनर मॉड्यूल की रफ्तार बढ़ाई जाती है। अब एस्ट्रोनॉट्स ने थोड़ी देर के लिए तो अपने डेथ सिनारियो को टाल दिया था, लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी। लूनर मॉड्यूल 2 आदमियों के लिए बनाया गया था जिसके पास सिर्फ 2 दिन की ही ऑक्सीजन थी, लेकिन अब क्योंकि लूनर मॉड्यूल एक नए प्रोफेशन में चला गया, मतलब एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर जिंदा वापस लाने के, तो अब लूनर मॉड्यूल को ये ऑक्सीजन 3.5 दिन तक बनानी थी, जो कि एक बहुत मुश्किल काम था। पर मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड 2 आदमी छोड़ते उसको तो ये मॉड्यूल हैंडल कर लेता, लेकिन अब ये कार्बन डाइऑक्साइड 3 आदमियों के द्वारा छोड़ी जा रही थी। इसको हैंडल करने के लिए ये मॉड्यूल नहीं बनाया गया था, और अब अगर एस्ट्रोनॉट्स ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो उस दुर्घटना को नहीं टाल पाएंगे जिसको वो अब तक टालते हुए आ रहे थे। इसका मतलब ये था कि हवा, पानी, खाना और ऊर्जा, हर चीज को बिल्कुल लिमिट तक खींचना था। इसीलिए एस्ट्रोनॉट डिसाइड करते हैं कि वो स्पेसक्राफ्ट के हर नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बंद कर देंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्पेसक्राफ्ट के अंदर हीट का भी सोर्स थे। अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बंद करके उन्होंने पावर कंजम्पशन को तो 1/5 कर दिया, लेकिन इनके बंद होते ही स्पेसक्राफ्ट के अंदर टेम्परेचर 3 डिग्री तक पहुंच गया, जो टेम्परेचर आपको फ्रिज के अंदर मिलता है। इसके बाद एस्ट्रोनॉट डिसाइड करते हैं कि वो प्रतिदिन सिर्फ 200 मिलीलीटर पानी ही पिएंगे, क्योंकि उनके पास पानी की भी शॉर्टेज थी। एस्ट्रोनॉट मिलकर ये सारी चीजें फिगर आउट ही कर रहे थे कि तभी लूनर मॉड्यूल के अंदर एक और इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, और ये अलार्म था CO2 लेवल का। लूनर मॉड्यूल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्रिटिकल लेवल से ऊपर पहुंच गया था, और ये बहुत बड़ी समस्या थी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लूनर मॉड्यूल के अंदर CO2 फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन वो 2 लोगों के लिए था, 3 लोगों के लिए नहीं, और उसे कभी भी ये सोचकर डिजाइन नहीं किया गया था कि उसका इतने लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिस्टम के अंदर लिथियम हाइड्रोक्साइड पैलेट के कैनिस्टर लगे थे जो CO2 को एब्जॉर्ब कर सकते थे, लेकिन हद से ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से अब ये अपना काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन किस्मत से लूनर मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे स्पेयर कैनिस्टर थे, पर एक मुसीबत थी। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला ये जुगाड़ सिलेंड्रिकल था और कैनिस्टर रेक्टेंगुलर शेप के थे, जो कि सिलेंडर के अंदर फिट नहीं हो सकते थे। अब अगर एस्ट्रोनॉट्स ने इस समस्या को नहीं सुलझाया तो कुछ ही घंटों के अंदर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होने के कारण वो घुटन से मर जाएंगे। इंसानी दिमाग को जब उसकी लिमिट तक पुश किया जाता है तब वो ऐसी ऐसी चीजें करता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं। अब एस्ट्रोनॉट को एक अडेप्टर डिजाइन करना था, वो भी उस सामान से जो उनके पास अवेलेबल था। उन्होंने लॉग बुक का गत्ता फाड़ा, स्पेस सूट का पाइप निकाला, टेप का इस्तेमाल किया और अपनी जुराब की मदद से एक अडेप्टर बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर के सामने फिट कर दिया, और किस्मत से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल दोबारा घटने लगा। ये सच में कमाल था। सीमित संसाधनों से और जिंदा रहने की चाहत ने उनसे ऐसी ऐसी चीजें करा दी जो साधारण परिस्थितियों में कोई भी नहीं कर सकता था। वो ठंड में जम रहे थे, उनके पास खाना नहीं था, वो पानी नहीं पी सकते थे, और उन्हें नहीं मालूम था कि वो बचेंगे या नहीं, लेकिन बस उम्मीद थी कि शायद वो अपने परिवार को दोबारा देख पाए, और इस उम्मीद में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन जैसे जैसे वो धरती की तरफ बढ़ रहे थे, मिशन कंट्रोल से उन्हें एक बुरी खबर मिलती है, वो ये कि उनका स्पेस क्राफ्ट धरती की ट्रेजेक्ट्री से भटक गया है। यानी कि वो धरती के एटमॉस्फेयर में अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि उससे टकराने के बाद छिटक कर स्पेस में
में आगे निकल जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो उनके पास धरती पर लौटकर आने का कोई भी दूसरा चांस नहीं है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट दोबारा थ्रस्टर्स को फायर करके इस रास्ते को ठीक कर सकते थे, तो ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मून की ग्रेविटी के साथ थ्रस्टर्स को फायर करके रास्ता बदला गया था। लेकिन यहाँ पर अभी ये स्पेसक्राफ्ट धरती की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पहुंचा ही नहीं था, और अगर ये थ्रस्टर्स को यहाँ पर फायर कर दें और कुछ गड़बड़ हो जाए तो थ्रस्टर्स का ईंधन खत्म हो जाएगा, यानी कि धरती के एटमॉस्फेयर में एंट्री करने के लिए उनके थ्रस्टर्स में कोई भी ईंधन नहीं बचेगा। लेकिन अगर वो इसी वक्त कोई फैसला ना लें तो भी ये स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा। लेकिन मुसीबतें यहीं नहीं रुकती। अचानक से गाइडेंस कंप्यूटर की पावर चली जाती है और नेविगेशन सिस्टम ठप पड़ जाता है, यानी अब इस स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली एस्ट्रोनॉट्स को अपने आप चलाना था। इसके बाद तीनों एस्ट्रोनॉट ये डिसाइड करते हैं कि वो थ्रस्टर्स को फायर करेंगे और सन को रेफरेंस पॉइंट मानकर मैन्युअली कोर्स करेक्शन करेंगे, जिसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर उनकी कैलकुलेशन में एक जरा सी भी गलती हो गई तो इसे सुधारने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं कि अब जो काम ये एस्ट्रोनॉट करने जा रहे थे वो इनसे पहले कभी भी किसी ने नहीं किया था। अगर इन्होंने गलती कर दी तो उनका मरना तय था, लेकिन अगर उन्होंने गलती नहीं की तो शायद वो मर जाएं, शायद बच भी सकते थे। री एंट्री के 5 घंटे पहले वो अपने थ्रस्टर्स को फायर करते हैं और जबरदस्त मानसिक दबाव को झेलते हुए एक ऐसा कारनामा कर दिखाते हैं जो शायद इतिहास में दोबारा ना दोहराया जा सके। उन्होंने इतने परफेक्शन के साथ अपना काम किया था कि उनकी री एंट्री की ट्रेजेक्ट्री सिर्फ आधा डिग्री ही एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री से अलग थी, और अब समय आ गया था कि वो लूनर मॉड्यूल को पीछे छोड़ दे, जिसने 3.5 दिन उनका साथ निभाया था, और एस्ट्रोनॉट कमांड मॉड्यूल में बैठकर धरती की तरफ आना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी। एस्ट्रोनॉट को ये बात नहीं पता थी कि कमांड मॉड्यूल में हुए धमाके की वजह से री एंट्री मॉड्यूल की हीट शील्डिंग कितनी डैमेज हुई थी, क्योंकि अगर वो डैमेज हो गई तो ये लोग हवा में ही गर्मी से मरने वाले थे। एक ऐसा स्पेस मिशन जिसको टीवी पर दिखाया तक नहीं गया, अब पूरी दुनिया की निगाहें उस पर गड़ी हुई थी। वो हर जगह टीवी पर टेलीकास्ट किया जा रहा था। हर एक आदमी ये दुआ कर रहा था कि किसी तरह से ये लोग वापस आ जाएं। कोई भी ये नहीं चाहता था कि इतने करीब आकर इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। री एंट्री मॉड्यूल एटमॉस्फेयर से टकरा चुका था, चारों तरफ जबरदस्त गर्मी पैदा हो रही थी, और अचानक से रेडियो सिग्नल चला जाता है। अपोलो 11 मून मिशन के बाद स्पेस के इतिहास में ये दूसरा ऐसा मिशन था जिसको पूरी दुनिया आंख गड़ाए देख रही थी। अब दोबारा कांटेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ 1.5 मिनट का ही समय था, और अगर 1.5 मिनट तक कोई कांटेक्ट स्टैब्लिश नहीं होता तो ये मान लिया जाता कि हमने अपने एस्ट्रोनॉट्स खो दिए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और 1.5 मिनट खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी रेडियो पर दोबारा आवाज सुनाई देती है और चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। एस्ट्रोनॉट वापस धरती की तरफ आ चुके थे और उनका मॉड्यूल पैसिफिक ओशियन में जाकर गिरता है। वो पूरी तरह से जमे हुए थे, वो बुरी तरह से थके हुए थे, वो डिहाइड्रेटेड थे, लेकिन वो बहुत खुश थे। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो शायद दोबारा कभी ना किया जा सके। उनका हीरोज की तरह स्वागत होता है। बेशक वो मून की सतह पर चल ना पाए हों, लेकिन आज की तारीख तक धरती की सतह से सबसे दूर जाकर वापस लौट के आने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। और ये 3 एस्ट्रोनॉट इतिहास में वो हीरो बन गए जिन्होंने टीम वर्क और सर्वाइवल की बेजोड़ कहानी लिख दी। इस वीडियो को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।